नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट तो पड़ गए, लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा ये अब तक पता नहीं चल पाया। अमेरिका के कई कड़े मुकाबले वाले राज्यों में पेच अब भी फंसा हुआ। वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें चुनौती दे रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन, दोनों ने अपनी अपनी जीत का ऐलान किया है, लेकिन नतीजों से पहले ट्रंप का गुस्सा भी सामने आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लोगों से धोखे की कोशिश हो रही है, जिसे वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जो बाइडेन अपने समर्थकों से धीरज रखने को कह रहे हैं। इसलिए आज दंगल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मामले पर हमारा सवाल है। अमेरिका में तनाव है, सबसे कठिन चुनाव है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. खुद की जीत का ऐलान करके भी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं। Thank you very much. 2016 में वोटिंग वाले दिन के बाद आधी रात को ही ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। इस राजनीतिक लड़ाई में ट्रंप ने कानूनी दांव चलने की भी मानो तैयारी कर ली है। And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. डोनाल्ड ट्रंप जीते नहीं हैं, लेकिन चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में ट्रंप से आगे चल रहे जो बाइडेन के लिए अभी जीत दूर है। हालांकि बाइडेन ने भी जीत का दम भर दिया है। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं। विजेता बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। इस बीच बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट्स की वजह से नतीजे और रुझान आने में देरी हुई है। लेकिन अमेरिका का इंतजार सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, पूरी दुनिया का है। भारत भी ट्रंप और बाइडेन की जीत हार की संभावनाओं के बीच खुद के नफे नुकसान को तौल रहा है। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, जो सांसद हैं बीजेपी के। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो हैं ओआरएफ के। अशोक सज्जनार हमारे साथ आ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, राजदूत रह चुके हैं भारत के कई मुल्कों में, विदेश मामलों के जानकार हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ आएंगे, चुनाव विश्लेषक हैं। अमेरिका में पिछले चुनाव के लिए वो काम भी कर चुके हैं सेफोलॉजिस्ट के तौर पर। और जी बालाचंद्रन हमारे साथ होंगे, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और कमला हैरिस के अंकल भी हैं, उनके रिश्ते में आते हैं। लेकिन सबसे बात करें, मेरा पहला सवाल सुशांत सरीन आपसे है। इस वक्त की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है, क्या चुनाव फंस चुका है अमेरिका में? नहीं, मेरे ख्याल स्पष्ट तरीके से चुनाव तो फंसा हुआ है। अब ये किस करवट बैठेगा ऊंट, ये तो मेरे ख्याल चंद दिनों में पता लगेगा। लेकिन रोहित, जो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, ये जो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, अपनी जो चाहत है उसके हिसाब से अपना आंकलन करता है, अपना एनालिसिस उस हिसाब से करता है, पत्रकारिता को छोड़ करके एक्टिविज्म करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल उसकी पोल काफी हद तक खुली है इन चुनावों में, क्योंकि अगर इन सब की बात मानी जाती तो ये तो चुनाव जो था होने से पहले ही डिसाइडेड था कि बाइडेन साहब जीत रहे हैं। लेकिन अभी तो कांटे की टक्कर है और कुछ बताया नहीं जा सकता कि कौन अल्टीमेटली इसमें जीतेगा। हो सकता है वोट ज्यादा बाइडेन को मिले लेकिन जीत ट्रंप की हो, या उससे उलट भी बात हो सकती है, ये कहना मुश्किल है अभी।
लेकिन ये जो मेरे ख्याल है या आपकी विशफुल थिंकिंग है? सर, ये आपका आकलन है सुशांत जी या नहीं, आपकी इच्छा है? नहीं यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अमेरिकी मीडिया में, उससे तो स्पष्ट तौर पर यह आ रहा था कि 10-12% का लीड है बाइडेन के पास। अब जो हम नतीजे देख रहे हैं उसमें तो हार्डली 1-1.5% का लीड है बाइडेन के पास। वो भी पलट सकती है बात। 3-4 स्टेट्स में सब कुछ बात आके रुक गई है। अगर हम जो पहले का एनालिसिस था उसको देखते तो उससे तो ये महसूस हो रहा था कि ये रेगन के इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ी विजय होगी अमेरिका में। हम और यशवंत अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में आपस में बात कर रहे थे और यशवंत भी ये कह रहे थे कि देखिए इतना कुछ जो नजर आ रहा था हमारे को, उससे तो यही लग रहा था कि बाइडेन जीत रहे हैं। मतलब आप यशवंत को पहले सेट कर चुके हैं दूसरे चैनल पे। मेरा उसमें कहना ये था ये कि हम वही देख रहे थे जो हमको दिखाया जा रहा था, सेफोलॉजिस्ट होके भी। नहीं, देखिए हम लोग वही देख रहे थे जो हमको दिखाया जा रहा था। तो हम लोग वहां पर बैठ के तो नहीं देख रहे थे, हमको तो जो दिखाया जा रहा था वही हम देख रहे थे, और जो दिखाया जा रहा था उसकी पोल अभी खुल रही है चुनाव। नहीं, लेकिन यशवंत देशमुख तो सेफोलॉजिस्ट और न्यूज चैनल ये तो हर तरफ गाली खाते हैं ना, जैसे ही उनका आकलन, उनका ओपिनियन पोल या उनका एग्जिट पोल गलत साबित हो जाता है। अगर अमेरिका में भी ऐसा होता है कि जो ओपिनियन पोल्स थे वो गलत साबित हो जाते हैं, तो ये कौन सा बहुत बड़ा कमाल होगा? ऐसा पहले भी होता रहा? नहीं, होता रहा है, लेकिन एक नंबरों का और नैरेटिव का अपना एक अलग सिद्धांत भी चलता है रोहित। समस्या ये है, जैसे मैं तो आंकड़ों में देख रहा था और मुझे दिक्कत वहां पे हो रही थी जब वहां के लिबरल मीडिया के उसमें टेक्सास जैसे स्टेट को स्विंग स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया जाए और 3 महीने तक इसके ऊपर नगाड़ा बजाया जाए कि अब तो मामला इतना एक तरफा हो गया है, इतना एक तरफा हो गया है कि टेक्सास भी स्विंग स्टेट की श्रेणी में आ गया। ये कुछ भारत की भाषा में बोले तो ये उस तरीके की नैरेटिव पैडलिंग हुई कि बीजेपी अगर हार रही है, यानी इतनी बुरी तरह हार रही है कि गुजरात भी जो है बीजेपी हार रही है। ये इस तरीके की बात का जो मतलब आप एक नैरेटिव सेटिंग का एक अजीबोगरीब खेल मुझे अजीब सा दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि खुद लिबरल नैरेटिव के लिए बहुत घातक है। घातक इसलिए है क्योंकि बराक ओबामा ने भी इस बात को बोला रोहित वहां पर कि लिबरल जो है वो सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड की तरह काम कर रहे हैं, यानी समाज में अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप फासिस्ट हैं, अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप इलिबरल। इससे बड़ी इलिबरल थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है कि आप जो आपसे सहमत नहीं है आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी और सारी बातें तोहमत कर दें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में ये समस्या आ रही है कि एक सेंट्रिस्ट मॉन वोटर जो है, जो ना राइट है ना लेफ्ट है, बड़ी तादाद में एक सेंट्रिस्ट वोटर भी होता है जिसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पसंद आते हैं वो, लेकिन एक अजीब ढंग का नैरेटिव चल रहा है जिसमें धीमे धीमे उस एलिटिज्म में उस सेंट्रिस्ट वोटर को लेफ्ट लिबरल ढकेल रहा है राइट की ओर। अगर ये ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए नतीजे आज जो आते वो लगभग एक तरफा आते, नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ है ऐसा जो बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। अंतर ये पड़ा है कि पिछले 4 साल में जो फॉल्ट लाइंस अमेरिका की थी, जो वहां के समाज के अंदर लाइनें खींची हुई थी, वो और गहरी हो गई। तो जीतेंगे कि नहीं ट्रंप? आपका आकलन क्या कहता है? रिपब्लिकन हो गए, जो डेमोक्रेट थे वो और तगड़े हो गए हैं डेमोक्रेट। आपका आकलन क्या कहता है यशवंत जी? जी, आपका आकलन क्या कहता है? ट्रंप जीतेंगे कि हार जाएंगे? देखिए, हम बहुत साफ शुरू से इस बात को मान रहे थे कि ये ट्रंप साहब इसको लीगल बैटल में लेके जाएंगे और उसमें जाने से केवल एक ही चमत्कार वो रोक सकता है, वो ये कि बचे हुए राज्यों में एक तरफा जीत बाइडेन इस तरीके की हासिल करने लगे सच में, जिससे ये नैरेटिव हो जाए कि नहीं साहब ये इलेक्शन तो ट्रंप हार गए। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। फ्लोरिडा तक तो 3 पॉइंट से जीत गए ट्रंप, जिनको कल रात तक बोला जा रहा था कि बाइडेन वहां पे आगे चल रहे। ओहायो में क्या हुआ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य, क्योंकि ये आपको वहां की नब्ज बताते हैं। ओहायो में ट्रंप का इस तरह से जीतना एक वर्किंग मिडिल क्लास वाला राज्य है, जहां पे ट्रंप का जीतना कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे भारी पड़ गए हैं
कोरोना वाले मुद्दे पे जो सारा का सारा मुद्दा बनाने की कोशिश। लेकिन यशवंत जी, इसको हमने आपको आज क्यों आमंत्रित किया? इसलिए कि हम ओहायो की, फ्लोरिडा की, विस्कॉन्सिन की, पेंसिल्वेनिया की बात नहीं करके भारतीय लोगों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय तरीके से अमेरिकी चुनाव कैसे होता है और अभी वहां क्या हो रहा है, इसको समझा सकें। तो मैं आपसे अगर सामान्य तरीके से हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट लगाते हुए पूछूं, तो क्या मैं ये मानूं कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि भाई जीत जाते तो ईवीएम की जय जयकार और हार गए तो ईवीएम खराब है, इसलिए चलो हम तो कोर्ट जाएंगे? पिछली बार उन्होंने आधा चुनाव गिनती होने से पहले कह दिया था कि हम जीत गए हैं, आओ जश्न मनाते हैं। ये बात केवल ट्रंप पे लागू नहीं होगी, ये बात डेमोक्रेट्स पे भी लागू होगी, बाइडेन पे भी लागू होगी। वो तो कह रहे हैं, और भी ज्यादा खिसियाहट, वो तो कह रहे हैं कि हम पिछली बार दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पिएंगे, हम रुके हुए हैं, हमें जल्दी नहीं है। लेकिन ये जो नतीजे हैं ये दूध और छाछ वाले नहीं हैं। उनको जिस तरीके से जीतना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल स्ट्रेटेजी बहुत बड़े तरीके से फेल हुई है। मुझे पूरे इसमें मैं अभी अशोक जी से कमेंट लूं या सुधांशु से कमेंट लूं, उसके पहले वापस एक बार मैं जाना चाहता हूं सुशांत सरीन के पास, क्योंकि आप दोनों की बातों से एक फीलिंग जो आ रही है ना, वो ये कि देखिए जीत रहा होगा जो बाइडेन, आपको लगता होगा, लेकिन मॉरल विक्ट्री तो डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है क्योंकि मीडिया ने उनको हरा दिया था। नहीं यार रोहित, मॉरल विक्ट्री नहीं होती, चुनाव में विक्ट्री होती है। जो जीतेगा आप समझ रहे हैं मॉरल विक्ट्री का तंज कहां है? सर मैं थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी ला रहा हूं ना। नहीं, मैं समझ रहा हूं आप किस पे तंज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मॉरल विक्ट्री लेकर फिर वो बैठे हुए हैं ना, तो मॉरल विक्ट्री के साथ क्या फर्क पड़ता है? जो विक्ट्री होती है वो विक्ट्री होती है, और जो जीता वही सिकंदर। लेकिन मेरे ख्याल जो यशवंत बात कर रहे हैं उसमें बहुत दम है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर बाइडेन जीते तो लाजमी है कि ट्रंप बहुत सारी चीजों को चैलेंज करेंगे अदालतों में, और अगर ट्रंप जीते तो ये बाइडेन भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, इन्होंने भी अपनी सारी की सारी रणनीति तैयार कर रखी है, इन्होंने भी कोर्ट में जाना है। अल्टीमेटली अमेरिका के जो चुनाव हैं वो मेरे ख्याल कोर्ट में ही डिसाइड होंगे। जो अभी तक रुझान नजर आ रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर यही बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तक देखिए जो कुछ हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं ये एक्चुअली प्रोजेक्शंस हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। किसी भी स्टेट को पूरी तरीके से उनके वोट्स अभी तक पूरी तरीके से काउंट नहीं हुए, और उस पर जो फाइनल रिजल्ट है उस पर ठप्पा नहीं लगा। एक्चुअली अमेरिका में तो वो 1 महीने के बाद लगता है। अब हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है हम 1 महीना लगाते हैं चुनाव करवाने में, 1 दिन में रिजल्ट आपके हाथ में दे देते हैं। अमेरिकी उल्टा काम करते हैं, 1 दिन में चुनाव करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं 1 महीने के बाद। और उसमें जो आशंका होती है वो ये है कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी ने कोई गोरख धंधा ना किया हो, कि ट्रंप साहब काफी देर से शोर मचा रहे हैं कि ये जितने सो कॉल्ड बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो डेमोक्रेट्स कंट्रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेट जो है अपनी वहां पर सत्ता में क्योंकि है स्टेट्स में, तो उसका इस्तेमाल करके कोई गोरख धंधा ना कर रहे हो, मेल इन बैलेट्स की तरफ से कोई रिगिंग वगैरह ना कर रहे हो। तो ये एक वोटर फ्रॉड का एक आशंका काफी देर से जाहिर हो रही है, उसी को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे। वही बात उन्होंने आज भी की है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये हालात किस तरह बैठते हैं और कौन अल्टीमेटली जीतता है। लेकिन अभी ये कहना मेरे लिए तो असंभव है कि कौन जीतता है। एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है यशवंत देशमुख कि आज के दौर में हम बिहार के चुनाव की भी चर्चा कर रहे हैं, 2 राउंड वोटिंग के हो चुके हैं, और लोग इस बात पे टीवी पे आते हैं तो बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि देखो अब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही, अब बंदूक के दम पे वोट नहीं डल रहा। अमेरिका के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को लेकर तनाव हो रहा है कि साहब कहीं ऐसा ना हो लोगों ने इतनी बंदूकें खरीदी हैं, बूथ कैप्चरिंग जैसी खबरें आने लगे, या फिर गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएं। रोहित, इतना तो आपने जो बात बोली मैं उसमें केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे दुनिया भर के इलेक्शंस को कवर करते हुए अब करीबन 20 साल हो गए, 10 साल से मुझे भारत से बाहर ही हूं। मैं जितना भारत से बाहर हूं रोहित, मुझे उतनी ज्यादा श्रद्धा अंदर से, मैं पूरी शिद्दत से बात कह रहा हूं, अपने देश के लोकतंत्र, अपने देश के सिस्टम और अपने देश के मतदाताओं के ऊपर बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम लोग जब भारत में रहते हैं तो हमारी आदत हो जाती है कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा अपने को कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ खराब है, बैठा हुआ है। अब बिहार में आप देखिए, भारत के सबसे पिछड़े राज्य में जहां सबसे ज्यादा कोविड का असर पड़ा है, लाखों की तादाद में श्रमिक वापस गए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, कैंपेन हुआ है, वोट पड़ रहा है, और हम लोग इस पर लगातार बात कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम और आप
ट्रैकर के मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए की जो वन साइडेड बढ़त थी वो कम होते होते किस तरह मामला वहां कठिन हो गया। ये सारी चीजें जो हम लोगों के लिए इतनी सहज और सरल है आज भारत में करना, लेकिन हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं खुद को। जब आप भारत के बाहर के चुनाव दूसरे मुल्कों के देखिए तो आपको लगता है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारे यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कितना सही है, और हमारे यहाँ के मतदाता जो गरीब से गरीब भी हैं वो धूप में भी जाड़े में भी लाइन लगा करके वोट देते हैं। हाँ। और रिजल्ट आने पे उसको स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात, रिजल्ट आने पे उसको स्वीकार करते हैं, चाहे वो मतदाता हो चाहे उनके नेता हो। अभी तो फिलहाल अमेरिका में स्थिति यह है कि रिजल्ट को दोनों लोग स्वीकार नहीं करने वाले। रोहित देखते जाइए, तभी तो जा रहे हैं। इस बात पे ये कहना ट्रंप को कोने में करना कि भाई उस आदमी ने ये नहीं बोला कि अगर रिजल्ट मेरे विरुद्ध आएंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं उतर जाऊंगा, ये तो कहना बड़ा आसान है। लेकिन क्या ये बात डेमोक्रेट्स पे लागू नहीं होती? अगर इतना ही है तो डेमोक्रेट्स क्यों इतनी बड़ी लीगल पाबंदी चौकसी करके बैठे हैं कि हमको तो जाना है? ठीक है, 2000 में क्या डेमोक्रेट्स नहीं गए थे कोर्ट में? अलगोर वाले इलेक्शन में क्या वो कोर्ट में नहीं व्यवस्था गए में थे? आस्था, श्रद्धा, विश्वास, जाहिर सी बात है तभी भारत में चीजें इस तरीके से हो जाती हैं। वैसे आज राहुल गांधी ने बयान दिया है सुधांशु जी कि ईवीएम नहीं है, एमवीएम है वो, मोदी वोटिंग मशीन। लेकिन इस बार गठबंधन जो है, ईवीएम हो या एमवीएम हो, जीतेगा गठबंधन ही। इससे इतर मैं आपको अमेरिका के मामले पर सुनना चाहता हूं कि अमेरिका में चुनाव जिस तरीके से फंसा हुआ है, भारत उसको कैसे देख रहा है? देखिए, अमेरिका का जो चुनाव है वर्तमान में, मानता हूं ये बहुत ही विशिष्ट है। विशिष्ट इस दृष्टि से है, पहले तो मैं एक वाक्य में कह दूं आपके दर्शकों के लिए कि वहां जो इलेक्टोरल वोट का सिस्टम है वो ऐसा है कि जिस राज्य में जो भी जीत जाएगा उस राज्य की सारी, जैसे भारत की तुलना करें तो सारी लोकसभा सीट उस पार्टी के पास चली जाएगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अब पिछले विधानसभा लोकसभा में हम 63 सीटें जीते थे, 17 गई थी विपक्ष के पास। पर अगर इलेक्टोरल सिस्टम होता जो अमेरिका वाला है तो 80 की 80 सीटें मोदी जी के खाते में काउंट हो जाती। और अगर वो होता शायद उनको 400 सीटें मिलती और राहुल गांधी जी को 25 भी नहीं मिलती, क्योंकि पंजाब के अलावा कोई राज्य नहीं जीते थे। इसलिए जैसा अभी यशवंत जी ने कहा, वो सिस्टम कितना उपयुक्त है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, यह भी, इसकी भी कसौटी इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वहां के चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम के बाद न्यायिक लड़ाई की पेशबंदी अभी से कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी हाल के वर्षों में सन 2000 में 20 साल पहले फ्लोरिडा क्राइसिस आई थी, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इलेक्शन फंस गया था और फिर फ्लोरिडा वो जीते थे और उसके बाद वो स्थिति उनके पक्ष में चली गई थी। यानी मैं कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका की संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था, जिसे बहुत ही आदर्श माना जाता था और विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसकी भी बहुत सारी नुक्ताचीनी अब सामने निकल कर आ रही है। भारत के संदर्भ में यदि हम कहें तो देखिए, ये बात सही है कि चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद पर ट्रंप की नीतियां भारत के पक्ष में अधिक हैं, मगर H1B वीजा, इमिग्रेशन को लेकर उनकी नीतियां भारत के अनुकूल नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि विदेश नीति और रणनीति के संदर्भ में चुनावी भाषण चाहे कोई भी हो, अमेरिका की नीति में बाय एंड लार्ज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के लिए, जॉर्ज बुश ने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था, भले ही बराक ओबामा ने 2008 में कुछ भी बोला हो। मैं उस समय अमेरिका में ही था ACYPL प्रोग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान, मगर आखिर में देखिए उसको समाप्त किया बराक हुसैन ओबामा ने ही। अंत में एक बात और जो सुशांत सरीन जी ने कही और जो जिसका इशारा यशवंत जी ने भी किया, यहां पे बात तो सही है। देखिए, जैसे हमारे यहां एक लुटियंस जोन है जिसको दिल्ली और मुंबई में बैठे लोग एक नजरिए से देखते हैं। ईमानदारी से कहूं, पिछले 30 वर्षों से जितने चुनाव परिणाम आए हैं उसमें हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया तथाकथित कहलाता है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिसे प्रीडोमिनेटली अंग्रेजी मीडिया है, उसके अनुमान सदैव गलत निकले हैं। इंक्लूडिंग 2004 में वो हमें जिता रहा था और वो गलत निकला। ये सोचने का विषय होगा। आज अमेरिका में भी उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में बैठे लोग जो सोच रहे थे वो क्या नब्ज पकड़ पा रहे हैं, यह भी एक विचार करने का विषय है। और अमेरिकी सोसाइटी के अंदर मैं कह सकता हूं कि एक चर्निंग की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए मैंने कहा है कि यह चुनाव अपने आप में बहुत ही विशिष्ट। मैं अशोक जी से कमेंट लूं सुधांशु जी उसके पहले, लेकिन एक चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने देखा, उन्होंने नारा दिया फिर एक बार ट्रंप सरकार, जिसके ऊपर आलोचना भी हुई। लेकिन ट्रंप के बेटे कल ट्वीट करते हैं तो उसमें वो भारत को अपने खिलाफ दिखाते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, कोई टोकता नहीं उनको। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। देखिए, यही तो मजेदार बात है
कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं 2020 में और भारत में मुद्दा बन गए थे 2018 में जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने पिछले बार के ट्रंप के चुनाव अभियान का उल्लेख किया। यहां वालों के दिल पे इतना सांप लौट गया कि ये इल्जाम लगाया कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। मैं रोहित जी कहना चाहूंगा, हम अपने बचपन में सुनते थे 80 के दशक में कि CIA हमारे चुनाव प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, एक भारतीय होने के नाते अगर ये इल्जाम भी है तो इल्जाम बड़ा हसीन है। यह आरोप हमारे लिए गर्व करने लायक है कि अगर कोई आरोप भी लगाए कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि यह पूर्णतः गलत था। उन्होंने पिछले चुनाव का उल्लेख किया और मैंने तो अभी बोला उनकी कई नीतियां भारत के अनुकूल नहीं है, जैसे H1B वीजा और इमिग्रेशन की नीति हमारे अनुकूल नहीं है। हाँ, आतंकवाद और उसको लेकर उनकी नीति अच्छी है। तो ये कहना कि एब्सोल्यूट कोई एक व्यक्ति ही भारत के लिए बहुत अच्छा और एक व्यक्ति पूरी तरीके से बुरा है, जहां तक मैं अमेरिकी व्यवस्था को समझता हूं, वहां पे जो थिंक टैंक है बहुत लंबी प्लानिंग वो लोग रखते हैं। 25-25, 30-30 साल की फॉरेन पॉलिसी की प्लानिंग होती है। मैंने 2000 और 2002 में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी देखी है। तो उसमें कोई बिल्कुल यू टर्न कर देगा नहीं। तो फिर एक सवाल मेरा और है, अब अशोक जी, फिर हिंदुस्तान में ये पूजा पाठ हवन पूजन क्यों चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगा के उनको विजय तिलक किए जा रहे हैं, किस लिए? फिर कोई भी जीते भारत के लिए तो एक सा ही रहना है उसको, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं जिसके प्रति आप अपना नजरिया व्यक्ति बदलने के साथ बदल लेंगे। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते हैं, पहले जब आए थे 4 साल पहले, तब तो ये ऐसे मालूम चल रहा था जो पता नहीं कौन है, क्योंकि पॉलिटिकल एनिमल तो है, कोई सेनेटर तो रहे नहीं है, कोई कांग्रेसमैन नहीं रहे हैं, कोई गवर्नर नहीं रहे हैं, उनकी पोजीशंस के बारे में कुछ नहीं मालूम है, क्या करेंगे। परंतु उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो गए वहां पर जून 2017 में, बड़ी अच्छी उनसे मेलजोल सांठ गांठ हुई और भारत के हितों को आगे ले जाने के लिए वो अपनी अच्छी तरह चले गए। इसीलिए मेरे विचार से कुछ तो लोग मैंने देखा अखबारों में बड़ा हवन कर रहे हैं वो कमला हैरिस के लिए। कमला हैरिस को अपनी भारत की बेटी समझते हैं, वो कहते हैं। हालांकि मेरे विचार में तो कमला हैरिस भारत के हित में ना कभी कुछ बोली है। वो आगे चलते हुए जब वो अगर उसका वहां पर होगा, अगर उपराष्ट्रपति बन के वो आती हैं, तो तब उनका क्या रवैया होगा मुझे नहीं मालूम है। परंतु अभी तो भारत के हितों के विरुद्ध ही वो थोड़ा बोली हैं। जब प्रमिला जयपाल का केस हुआ था, हमारे विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। रोहित जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ, जो आपने बहुत अच्छा ये आज डिस्कशन किया है। देखिए, मेरे विचार से ये जो सेफोलॉजिस्ट हैं वहाँ के वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिन्होंने बताया जो 8-10% से आगे बढ़ रहे हैं, जो बाइडेन, और फिर जो पिछले 4 साल पहले भी उनसे बड़ी गलती हुई थी, मीडिया से भी और ये पोलस्टर से भी, दोनों से गलती हुई थी। और उन्होंने कहा जो इस बारी हम ये गलती समझ गए हैं, क्योंकि पिछली बारी हमें नहीं मालूम चला था, जो ये व्हाइट लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, उनका हमें नहीं मालूम था जो वो इतने ज्यादा मात्रा में आकर वो वोट करेंगे। तो वो वहां पर आ गए हैं। परंतु इस बारी हमने उनको उसमें लिया है, अपने कंसिडरेशन में लिया है। तो अभी जो हमारी पोलिंग है 8-10%, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक नैरेटिव बनाया जा रहा था जिससे कि मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल एकदम हताश हो जाएं, जो मेरा तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए उनके बारे में जो वो पिछले 4-5 दिन, एक हफ्ते से इतनी जोरदार तरीके से अपनी वो कैंपेनिंग कर रहे थे, फ्लोरिडा में, पेंसिल्वेनिया में, ओहायो में, टेक्सास में, सब जगह, तो सब लोग उनकी जैसे मजाक उड़ा रहे थे, जो आपका तो कोई चांस ही नहीं है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको इतनी कॉन्फिडेंस से आप काम कर रहे हैं। तो मेरे विचार से देखिए, जो बात कही जाती है चाइना के बारे में, जो साई ऑप्स कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो उन्होंने लद्दाख में हमारे ऊपर किया, ग्लोबल टाइम्स में, तो भाई इतनी आपको हम इमेजेस दिखाएंगे जो आप बिना हमारे गोली चलाए हुए आप अपने हथियार रख देंगे। मेरे विचार से उनका इरादा यही था। अपने इरादे में वो बिल्कुल ही टोटली विफल हुए हैं। और जो इस बारी आज की मैं कहूंगा पिछले 12 घंटे में, तो ये तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी बहुत बड़ी, उनके लिए अपने लिए वो विजय मानते होंगे। और बाइडेन के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक मैं आखिरी कमेंट इसमें ये कह दूं रोहित जी, जो सुधांशु जी ने कहा, मैं काफी हद तक उससे सहमत हूं। परंतु देखिए, विदेश नीतियां बहुत बदलती हैं अमेरिका में। आप केवल ट्रंप का ही हाल देख लीजिएगा, इनका ही वो देख लीजिएगा। वो जब आए, जो कुछ बराक ओबामा ने किया था, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, चाहे वो पेरिस अकॉर्ड हो, क्लाइमेट चेंज हो,
चाहे वो ईरान के साथ नीति हो, चाहे वो नेटो हो, सबको उन्होंने एकदम धराशायी कर दिया। एक मुद्दे को नहीं किया, वो था भारत के साथ अपने रिश्तों को, भारत के साथ अपने रिश्तों को ऊंचाई पर वो लेते गए हैं। ठीक है, जो आशंका इसके साथ जुड़ी है वो ये कि कहीं जो बाइडेन और कमला हैरिस आएंगे तो भारत के साथ जो कम से कम भारत के जहन के दिल के बेहद करीब के मुद्दे हैं, पाकिस्तान का आतंकवाद, चीन के साथ इस वक्त का मौजूदा तनाव, धारा 370 और कश्मीर का मुद्दा, उस पर अमेरिका का रुख बदल तो नहीं जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वापस यशवंत देशमुख और सुशांत सरीन दोनों से पूछेंगे कि ठीक रहा पोलस्टर्स के सिर ही फूटेगा क्या। देख रहे हैं अमेरिका में तनाव है क्योंकि फंस गया चुनाव है, और क्या यह सबसे कठिन चुनाव है। फ्लोरिडा जिसको लेकर यह कहा जाता है यशवंत देशमुख के 1964 के बाद से केवल 92 को छोड़ दें तो यह लकी स्टेट रहा है, जो इसको जीत लेता है वो चुनाव जीत जाता है। इसको तो ट्रंप जीत गए, और जीत भी गए और बहुत अच्छे से जीत गए। और लगातार पिछले 3 महीने से जितना भी आकलन आ रहा था उसमें ये आ रहा था कि फ्लोरिडा न केवल अटका है बल्कि पूरी तरह से बाइडेन साहब ने झटका है एक तरह से। और ये स्थिति हो गई थी कि टेक्सास तक को बोल दिया गया कि ये स्विंग स्टेट है। तो आज की तारीख में उसी तरीके से अगर आप ओहायो देखें तो एक वर्किंग क्लास का जो नैरेटिव ओहायो के इलेक्टोरेट से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अटका है क्योंकि जो इकोनॉमी के ऊपर उनका परफॉर्मेंस रहा है। और हम ये बात हमको ध्यान देनी जरूरी है रोहित कि अगर ये कोरोना नहीं होता, ये चाइनीज वायरस आकर के पूरी दुनिया को नष्ट नहीं किया होता, तो कम से कम दुनिया में कई इकोनॉमीज ऐसी थी और अमेरिका उनमें से एक ऐसा था जहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभर रही थी, लोगों की नौकरियां बढ़ रही थी और एकाएक इस पूरे कारण अर्थव्यवस्था भटकी। और जब वहां पे ट्रंप के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण ये हो रहा था कि ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, देखिए ये मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं जाइए अपने काम पे जाइए, हम भूल जाते हैं कि आखिर तो वही मसला है जिसकी नाराजगी भारत में, बिहार में हमको दिख रही है। रोहित, लोग नाराज क्यों थे? लोगों की नौकरी गई। लोग नाराज इसलिए थे क्योंकि लोगों को पैदल जाना पड़ा और रोजगार नहीं था। चाहे वो अमेरिका के साधारण लोग हों, चाहे बिहार के साधारण लोग हों, कितने दिन आप लॉकडाउन करेंगे? एक बीमारी से, मैं मानता हूं गंभीर बीमारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे लोगों को, दिहाड़ी मजदूर को, मैं दिहाड़ी मजदूर इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई ये है, अमेरिका में जो काम करने वाला वर्ग है वो एक्चुअली में दिहाड़ी मजदूर की तरह ही काम करता है क्योंकि उसका पैसा घंटे के हिसाब से मिलता है उनको। उनके यहाँ पर बंधी हुई मासिक तनख्वाह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कितने घंटे आपने काम किया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अगर ट्रंप ने अपने राज्यों में, रिपब्लिकन राज्यों में बोला खोलो और खोलने इसको काम को वापस जाओ, और उस केस में जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, देखिए ये ऐसी स्थिति है, अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ेंगे, आप लॉकडाउन करेंगे अर्थव्यवस्था चौपट होगी। तो दो में से कोई एक चीज आप चूज कीजिए, एक चीज का आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब ट्रंप के ऊपर कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लग रहा था, उस समय ट्रंप बार बार जो ये भी स्टैंड ले रहे थे कि आप अपनी दुकानें खोलिए, अपना काम कीजिए, डरिए मत। उस चीज में अर्थव्यवस्था का मामला आ रहा था। एडिसन ने जो वहां पर जो आंकड़े कलेक्ट करते हैं एग्जिट पोल के थ्रू में से उनके आंकड़ों को मैं देख रहा था, जिन लोगों ने, आवाज चली गई है सर, नेटवर्क का इशू हो गया शायद। यशवंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस कनेक्ट करते हैं आपको। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सुशांत सरीन, उसमें अर्थव्यवस्था, चलिए वापस आ गए यशवंत, वापस आ गए। यशवंत, आप जो बात कह रहे हैं और बिहार चुनाव से जिस तरीके की साम्यता आपने रखी, तो क्या मैं ये समझूं कि इधर ट्रंप जीतेंगे तो फिर इधर नीतीश कुमार के भी जीतने के चांस हैं, भले ही आप कितने भी उनके प्रति ये मान रहे हो कि अब 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी पीछे लगा है और साथ में कोरोना की स्थिति भी? देखिए, मैं आंकड़ों के ऊपर तो भारत में अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम प्रिवी टू जो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, लेकिन हमारे ट्रैकर में तो लगातार हमने ये बात बोली कि 3 महीने में ये लीड 15% की घटते अंत में 4% तक आ गई थी जब हमारा अंतिम पोल आया था। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की नाराजगी नीतीश के अगेंस्ट में थी, तो ये बात हमने लगातार अपने ट्रैकर में बोली। हाँ, ये है कि वहां का जो अरिथमेटिक है, जो अंक गणित है बिहार का, वो उनके पक्ष में काम कर गया। लेकिन अमेरिका में जो अंक गणित है वो अंक गणित अलग किस्म का है, और उस अंक गणित में
गोरे हैं, काले हैं और लैटिनो हैं। अब फ्लोरिडा की आपने जिक्र किया मुझसे सवाल में, फ्लोरिडा में लैटिनो मतदाता हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिनके लिए माना जाता है कि लैटिनो हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे, लेकिन ट्रंप का फ्लोरिडा में जीतना आपको क्या बताता है? सुशांत सरीन, इस पूरी परिस्थिति में क्या यह तय माना जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति अदालत से तय होगा? लगता तो यही है कि अगर हालात जिस तरह जा रहे हैं और जिस तरीके की कांटे की टक्कर है, उसमें तो यही नजर आता है कि अदालतें ही इसमें हस्तक्षेप करेंगी अल्टीमेटली। चाहे वो ट्रंप जीते तो बाइडेन जाएंगे अदालत, बाइडेन जीते तो ट्रंप जाएंगे अदालत। और ये शायद अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम अमेरिका में जो उनका इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले कई सालों से उभर करके आ रही हैं, उसके बारे में लोग बात भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक कोई ऐसा पक्ष होता है जिसके फायदे में होता है तो वो फिर रिफॉर्म को ब्लॉक करता है, दूसरा आदमी जितना मर्जी शोर मचाते रहे, फिर दूसरा वाला जीत जाता है तो फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे ख्याल अगर अमेरिका ये अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता दुनिया भर में, जो कि शायद उड़ेगा जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, तो उनको ये रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, एक हमारे को चीज और याद रखनी चाहिए कि ये जो हमारे सामने नतीजे आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा शायद असर इसका भी है कि जिस तरीके के हालात पैदा हुए रेशियल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के या रंग भेद की जो प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका में उसको लेकर के, उसमें बहुत सारे लोग शायद ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के साथ थे एक नजरिए की तरह कि भाई ये रेशियलिज्म के खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन फिर जिस तरीके का उपद्रव हुआ वहां पर, जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके की आगजनी हुई, जिस तरीके का लूटपाट हुआ, जिसमें जो डेमोक्रेटिक सरकार लोग थे डेमोक्रेट पार्टी के, उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, उनके बिजनेसेस तबाह हो गए, उनके ये रंग भेद की नीतियों के खिलाफ आप लूटमार आपने शुरू कर दी। इसका भी एक रिएक्शन शायद आपको नजर आ रहा है इन चुनावों में। उसी के साथ साथ जिस तरीके का, और वो भारत में भी हमारे को नजर आता है, उसको हम टर्म कई बार अर्बन नक्सल दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, वो हमारे यहाँ पर भी है या टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको दे देते हैं, कि भारत की वो वाली पार्टियां जो भारत की इंडिपेंडेंस के लिए या स्वाधीनता के लिए पेश थी, वो अब टुकड़े टुकड़े गैंग की हिमायत करती हुई नजर आती हैं। तो उसका आपको कहीं ना कहीं पे एक रिएक्शन नजर आएगा आपको चुनावों में, राजनीति में। यही चीज आपको कहीं ना कहीं अमेरिका में भी नजर आ रही है, जहां पर शायद उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है फ्री स्पीच को लेकर के जैसी भारत में है। और भारत में आज ही हम देख रहे हैं एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से पकड़ करके जेल में डाला गया है एक मनगढ़ंत के इल्जाम के ऊपर, वो हमारे सामने है। अमेरिका में ये नहीं होता, लेकिन अमेरिका में उसका एक रोष जरूर होगा अगर आप एक इस टाइप की हरकतें करनी शुरू करें जैसी कि हमने पिछले चंद महीनों में देखी है। और खास तौर पर अगर आप लूट जनी करें और लूट वगैरह करें और उस पर जो वहां के अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे रखें, कोई एक्शन ना लें, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो आएगा। वो भी हमारे को नजर आ रहा है इन चुनावों में। तो एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव थे, लेकिन पोलराइजेशन जो है अमेरिका में, जो ध्रुवीकरण है पब्लिक के बीच में, वो मेरे ख्याल 2016 से भी और ज्यादा अधिक बढ़ गया है। इसको अब ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ट्रंप ये चाहेंगे सॉर्ट आउट करना, ना बाइडेन चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि जितना ये ध्रुवीकरण हो उनकी जो राजनीति है उसको और हवा मिलती है, वो और तगड़ी होती है। और यही चीज कहीं ना कहीं बाइडेन भी मानते हैं, या उनकी जो सोच वाले लोग हैं वो भी यही चीज मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम अमेरिका में आगे चल के आपको नजर आती रहेगी। ठीक है, ये जो लगातार सुधांशु जी एक विमर्श का हिस्सा बन रहा है लेफ्ट लिबरल, वो हिंदुस्तान में भी, जैसा सुशांत सरीन ने भी जिक्र किया, हमेशा चर्चा में रहा। लिबरल नहीं है, लेफ्ट इलिबरल है। लिबरलिज्म तो बहुत अच्छी चीज होती थी, ये तो इलिबरल लोग हैं। ये इनसे बड़ा फासिस्ट कोई नहीं है, इनसे ज्यादा इनटॉलरेंट कोई नहीं है,
ये आपकी जो आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आप इनसे अलग राय जाहिर करें ठीक तो है। आपका ये दाना पानी बंद कर देते हैं, हुक्का पानी बंद सुशांत कर जी, देते हैं। इस पे इनसे ज्यादा इस इंटॉलरेंट पे अपन मैंने एक तो आज दिन तक नहीं अलग देखा। बहस करेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आपको भी बुलाऊंगा, क्योंकि इस पे नहीं, आपका आप लिबरल का ओपन व्यू इस्तेमाल पॉइंट कर रहे है। हैं, इलिबरल बोलिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो कहा गया कि दक्षिण पंथ जो है वो मजबूत हो रहा है पूरी दुनिया में। क्या डोनाल्ड ट्रंप का जाना वो दक्षिण पंथ के लिए एक झटका होगा और वाम पंथ के लिए एक राहत की बात होगी? देखिए, मैं यहाँ सुशांत सरी ने ये जो बात कही उसी से ऐड करके आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये जो अपने को लेफ्ट लिबरल कहते हैं, दुनिया में एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां डेमोक्रेसी हो, एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां मस्जिदों पे बैन ना हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइएगा जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन ना हो। अब दोनों यहां आकर जब वैचारिक स्वतंत्रता, उदारवादिता और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सब बातें करते हैं तो हमें पंचतंत्र की वो कहानी याद आती जो रगे सियार वाली कहानी थी। अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि जो आपने कहा कि ट्रंप की हार या जीत, देखिए आज की दुनिया का यथार्थ समझिए, चाहे बिडेन कुछ बोले चाहे ट्रंप कुछ बोले, जो फ्रांस में हुआ है और जो वियना में हुआ है उसके बाद कोई अमेरिकी सरकार आके हिम्मत करेगी अपने यहां इमिग्रेशन देने की? और जो यूरोप का माहौल होता है वो अमेरिका के साथ कैसा जुड़ा रहता है। दूसरी बात, कोरोना वायरस से पहले ही चाइना से ट्रेड वॉर चल रहा था। अब उसके बाद के ट्रेड वॉर में क्या आपको लगता है यदि मान लीजिए बिडेन आ जाए तो चाइना के आगे नतमस्तक हो जाएंगे? आप याद करिए 98 में पोखरण विस्फोट हुआ था, हमारे पे आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, 2 साल में क्यों अमेरिका झुक गया? क्योंकि भारत वो चीज था कि भाई नहीं है तो हम यूरोपियन कंपनीज तैयार थी आने को, ना आए अमेरिका। जब जापान नहीं आ रहा था तो और एशियन कंपनीज आने को तैयार थी। तो इसलिए आज हकीकत यह है, धारा 370 पे तो क्या अमेरिका का कोई राष्ट्रपति आकर यह साहस करेगा कि वो चीन के रुख के साथ खड़ा हो जाए? इसलिए मेरा मानना है ये जो लेफ्ट लिबरल टाइप के लोग हैं तथाकथित, इन लोगों की जो सोच है वो यथार्थ पे नहीं है। और आज मोदी जी की सरकार रहते हुए हमारी वो स्थिति है कि कोई भी सरकार आए, मैं उदाहरण देता हूं, न्यूक्लियर डील करवाई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और कहा गया साहब जो सहूलियत बुश ने दी थी वो ओबामा से नहीं मिलेगी, मगर सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी में सप्लायर के ऊपर भी लाइबिलिटी होगी, ये हमने हाँ करवा लिया। आप देखिए पेरिस समिट में मोदी जी ने बिल्कुल अलग स्टैंड ले लिया, WTO की बाली समिट में बिल्कुल अलग स्टैंड ले लिया। ठीक है। तो अब भारत वो नहीं है, वो जमाने लद गए जब अमेरिका का दबाव रहता था। आज हम वो हैं कि जिस पलड़े में बैठ जाएंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए आज हम जरूरी हैं, अमेरिका के लिए भी मजबूरी। ठीक है, लेकिन अशोक जी, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं और अगर उनको दूसरी पारी मिलती है तो जाहिर सी बात है वो अपने दूसरे कार्यकाल में कम से कम अपने व्यापारिक हितों से समझौते नहीं करेंगे और आपकी बात ज्यादा मरोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या इसको नकार सकते हैं आप? आखिरी कमेंट बहुत छोटा सा। जी नहीं, मेरे विचार से नकार नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रहे हैं और हमारा जितना भी उनके साथ ट्रेड सरप्लस है करीब $17 बिलियन है, परंतु फिर भी वो ट्रेड सरप्लस, हमारा GST भी उन्होंने निकाल लिया, हमारे ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए। देखिए एक मिनी ट्रेड डील होगी, जरूर होगी और मेरे विचार से वो कर दी जाएगी और मेरे विचार से वो दोनों देशों के फायदे की बात होगी। तो इसीलिए अगली जो 4 साल वो आएंगे, मेरे विचार से वो अपनी लेगेसी को भी देखेंगे, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति आता है दूसरी टर्म में वो इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो देखता है कि भाई इतिहास मेरे बारे में क्या सोचेगा। अभी तो ठीक है बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शन है, परंतु अगले 4 साल में वो ये समझेंगे, क्योंकि देखिए वो भी बड़े चाहते हैं जो उनको नोबेल प्राइज मिल जाए। ओबामा को पहले साल ही मिल गया, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, अपने को नॉमिनेट भी करवाया वहां से, UAE इजराइल के संबंध भी ठीक कराए। तो अगले जो 4 साल होंगे वो थोड़ा सा वो देखेंगे जो कैसे हिस्ट्री उनको जज करती है भारत के साथ, मेरे विचार से अपने संबंधों को और निर्मल सौहार्दपूर्ण बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। तो हमने आज आपसे सवाल पूछा दंगल के दौरान कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के हित में है, तो जवाब आपने हमें दिए। 88% लोगों को लगता है कि हां डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के हित में है, जबकि 12% को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।